हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू किए थे और उसमें हमने आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ाया और साथ साथ हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में भी पढ़ चुके थे। बच्चों, आज हम लोग इसी में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉल्स लॉ के बारे में। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रॉल्स लॉ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रॉल्स लॉ में हम लोग दो अलग अलग प्रकार के लॉ पढ़ेंगे। एक रॉल्स लॉ तब बात होगा जब सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलाटाइल होंगे, फिर एक और रॉल्स लॉ आएगा आपके पास, वो तब बात करेंगे जब सॉल्यूट आपके पास वोलाटाइल होगा। नॉन वोलाटाइल किसको कहते हैं हम लोग? जो आसानी से वेपर में ट्रांसफर नहीं होता, वैसे सबस्टांस को आप नॉन वोलाटाइल के नाम से जानते हैं। और एक वोलाटाइल होता है जो इजिली आपके वेपर में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ जब सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलाटाइल होगा। लॉ क्या कहता है? सबसे पहले लॉ अगर मैं लिख दूं तो बोलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर दी similar condition of temperature the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, यानी कि ये लॉ सिंपल क्या कहता है? वो ये कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज RLVP ये किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। ठीक, अब RLVP को आपने लास्ट लेक्चर पे देखा था, क्या बोले थे हम लोग? दैट इज डेल्टा P अपॉन P नॉट, जिसको आप चाहें तो P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट भी कहते हैं। ये किसके बराबर होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, दैट इज XA के बराबर होगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें एक चीज और मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA को आप क्या लिख सकते हैं? XA जो होता है दिस इज अ Na डिवाइड बाई क्या होगा? Na प्लस NB होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, जो कि मोल फ्रैक्शन होगा। तो अगर मैं XA की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रिजल्ट के तौर पे क्या मिल सकता है? P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई Na डिवाइड बाई क्या होगा? Na प्लस NB हो जाएगा। तो आप इसको भी रॉल्स लॉ की तरह सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि ये जो रॉल्स लॉ है ये आपके पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए बात हो रही है। यानी इस लॉ के अंतर्गत हम लोग वैसे कंपोनेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं जो आसानी से आपका वेपर में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा लॉ कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये किसके बराबर होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि रॉल्स लॉ को यूज करके हम लोग सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको एक बात मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो स्टडी होती है वो हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसकी मदद से हम लोग सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा हम लोग बात करते हैं, उससे पहले आप इसको जरा कॉपी कर लो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे भी मैं दो अलग अलग केस लेके चलूंगा। एक केस हम लोग बात करेंगे जब आपके पास सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, जब सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा पतला होगा, ये हमारे पास केस नंबर 1 होगा। तो उसके लिए अगर हम लोग लिखें रॉल्स लॉ, क्या लिखें बाबू? रॉल्स लॉ अगर मैं लिखूं तो आप रॉल्स लॉ क्या जानते हैं? दिस इज P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Na डिवाइड बाई Na प्लस NB लिख सकते हैं।
अब आपके पास सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि सर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट काफी ज्यादा है। आपको पता है कि सॉल्यूशन में अगर ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करने लगेंगे तो वैसे सिचुएशन पे वो सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। इसका मतलब NB को अगर मैं बहुत 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 ज्यादा कर दूं Na से, तो अब यहां पर Na प्लस NB में आप चाहे तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, NB लिख सकते हैं। हमने Na को सिंपल क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया जब आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात रही तब, है ना। अब आपके पास रॉल्स लॉ क्या लिखा जा सकता है, तो P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं बाबू, NB लिख सकते हैं। हमने Na प्लस NB में से Na को इग्नोर कर दिया क्योंकि सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा पतला हो गया था, है ना। नाउ आपको एक बात मालूम है कि सर Na बराबर दिस इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और NB बराबर भी जानते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब करना कुछ नहीं है, बस इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो आप, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू, अच्छा Na के जगह पे WA अपॉन Ma लिख सकते हैं, WA अपॉन क्या हो जाएगा, Ma हो जाएगा, और NB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB, तो MB ऊपर चला जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ MB डिवाइड बाई क्या हो गया, WB हो गया। अब सिंपल आपको मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, यानी Ma निकालना होगा। तो Ma बराबर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ P नॉट डिवाइड बाई, अच्छा Ma इधर जाएगा ना, और Ma इधर जाएगा, बाकी इधर जाएगा, तो P नॉट डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस इंटू WA इंटू MB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब सॉल्यूशन हमारे पास कैसा होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद एक और केस है यहाँ पर, उसको भी हम लोग डिस्कस करके चलते हैं, ठीक ना। चलिए, तो एक और केस है उसको भी देख लेते हैं, जब सॉल्यूशन हमारे पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना हो। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वैसे सिचुएशन पे आपने क्या किया कि सर NB के कंपैरिजन में Na को हमने इग्नोर कर दिया और Na प्लस NB के जगह पे अप्रोक्सीमेटली हमने क्या लिखना स्टार्ट किया, NB लिखना स्टार्ट किया। लेकिन अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पतला नहीं है तो वैसे सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, पहले तो रॉल्स लॉ लिखो, P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई क्या होगा, Na प्लस NB होगा, ठीक है। अब चूंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पतला नहीं है तो आप NB के कंपैरिजन में Na को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रिवर्स कर लो आप, तो रिवर्स करेंगे तो आएगा P नॉट डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू Na प्लस NB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बाबू, तो Na हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा, तो P नॉट डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस, इसको क्या लिख सकते हैं, Na डिवाइड बाई Na प्लस NB डिवाइड बाई क्या होगा, तो Na होगा। ये कटा, आपके पास वैल्यू कितना मिला, 1 मिल गया, यानी कि P नॉट डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, तो NB डिवाइड बाई Na हो जाएगा। इस 1 को उठा के इधर ले आओ, तो हो गया P नॉट डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे। कर सकते हैं इतना। अब इसको सिंपल एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लो, तो P नॉट माइनस क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व कर लें तो P नॉट माइनस P नॉट हो गया, अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो PS हो जाएगा, डिवाइड बाई होंगे P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप NB डिवाइड बाई Na। देखो P नॉट से P नॉट कट गया, आपका क्या बच गया, PS डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस। अब NB की जगह पे क्या लिख लेंगे, तो WB अपॉन MB हो गया, और Na की जगह पे लिख लेंगे हम लोग Ma डिवाइड बाई क्या हो गया, WA हो गया। हमें किसकी मॉलिक्यूलर मास चाहिए, सॉल्यूट, यानी Ma की बात कर रहे हैं हम लोग, तो Ma को रहने दो, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा PS डिवाइड बाई P नॉट माइनस पी एस इंटू WA इंटू
MB डिवाइड बाई क्या होगा, तो WB हो जाएगा। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, ये तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस मेथड को यूज करते हुए जब सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा पतला नहीं होगा। अब एक खास डिफरेंस है बाबू यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर में आपने PS को यूज किया हुआ है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले में आपने यहाँ पे P नोट का इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब P नोट के जगह पे अगर मैं PS लिखना स्टार्ट कर दूं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दूं, तो वैसे सिचुएशन पे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं रहेगा बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके रॉल्स लॉ के रिगार्डिंग में, पहले इसको कॉपी करो। एक और हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन RLVP एंड मोलालिटी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलालिटी के बीच में क्या रिलेशन है, हमें यही ड्राइव करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, रॉल्स लॉ को इस्तेमाल करो, दैट इज P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Na डिवाइड बाई हो जाएगा Na प्लस NB। अगर मान लो सॉल्यूशन ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आप सिंपल क्या कर लें कि NB बहुत बड़ा बना लें इन कंपेरिजन टू Na। वैसे सिचुएशन पर Na प्लस NB को अप्रोक्सीमेटली हम लोग NB के बराबर लिख सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर लूं तो P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Na डिवाइड बाई NB लिख सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा। अब एक काम कर लीजिए आप, NB जो होता है ये किसके बराबर होता है, WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको पुट करेंगे तो बनेगा P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई NB के जगह पे WB हो गया और MB किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग कर रहे हैं 1000 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई WB इंटू 1000 इंटू MB डिवाइड बाई क्या हो गया, 1000 हो गया। अब दोनों 1000 कट जाएगा तो फिर से इनिशियल इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको सोच करके चलूं तो ये क्या है बाबू, तो मोलालिटी है। दिस इज नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो ये मोलालिटी बन गया आपके पास। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया देखो तो, दैट इज P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई क्या हो गया बाबू, P नॉट हो गया इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, अब यहां पर जो स्मॉल m है दिस इज अ मोलालिटी, ये क्या है बाबू, मोलालिटी है। और MB हमारे पास क्या है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है P नॉट क्या है आपके पास, P नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड PS आपके पास क्या है, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इस फॉर्मूले को अगर माइंड में रखते हैं तो हम लोग यहां से डायरेक्ट मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप इसको कॉपी करो, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। चलिए बच्चों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0125 RLVP, यानी कि P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट। ये कितना है बाबू, तो 0.0125 दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको मोलालिटी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक अभी रिलेशन जस्ट देखे हैं, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू क्या है, मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। क्या इसके जगह पे हम लोग 0.025 रख लेते हैं, बिल्कुल रख लेते हैं सर। मोलालिटी आपको पता करना है, सॉल्वेंट के रूप में किसको इस्तेमाल करना है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, यानी वाटर की बात सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया 18 बाई हो जाएंगे बाबू 1000, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 55.5 आ जाएगा। देयरफॉर आपको मोलालिटी कितना मिल जाए, आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 0.0125 इंटू क्या होगा, 55.5 होगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, जितना आएगा वही आपका मोलालिटी बन जाएगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व अगर कर लोगे तो आएगा 0.70 मोलर। बहुत सिंपल सा था, अगर आप फॉर्मूला माइंड में रखें तो फटाक से बन जाएगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज पी नॉट, है ना। इसको आप लिख दो ऐसा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये कितना दिया गया बाबू, तो 12.3 किलो पास्कल दिया गया है और 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको निकालना है पीएस, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना होगा ये पता करना, और मोलालिटी कितना दे दिया गया बाबू, तो 1 दे दिया गया है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू हो गया 1000। कर सकते हैं। पी नॉट कितना है आपके पास 12.3 माइनस हो गया पी एस डिवाइड बाई हो गया 12.3 इज इक्वल टू मोलालिटी की जगह पे 1 रख लो, और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया है देखो, तो वाटर के फॉर्म में सॉल्वेंट है, तो 18 बाई क्या हो गया 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 55.5 आ जाएंगे। अब इसको आगे की ओर बढ़ा लो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो 12.3 माइनस पी एस इंटू 55.5 इज इक्वल टू 12.3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, तो 12.3 इंटू 55.5 माइनस पी एस इंटू 55.5 इज इक्वल टू हो गया 12.3। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 12.3 इंटू 55.5 माइनस 12.3 इज इक्वल टू पी एस इंटू 55.5। क्या कॉमन निकल रहे हैं यहाँ से देखो, तो 12.5, तो 12.3 कॉमन निकल गया, तो बच्चा 55.5 माइनस 1 इज इक्वल टू पी एस इंटू 55.5। कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12.3 इंटू 54.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 55.5 इज इक्वल टू हो जाएगा पीएस। अब इसको सॉल्व करके आप पीएस का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 12.08 किलो पास्कल। ठीक है, ये भी वैसे ही बनेगा, आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला का हमने इस्तेमाल किया होगा। कॉपी कर लो इसको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जेई 1981 का क्वेश्चन है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.70 mm ऑफ Hg, है ना, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन एट द सेम टेम्परेचर इज 631.9 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन को आप पी नोट मान लो, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ये कितना हो जाएगा, तो 639.70 mm ऑफ Hg हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, है ना। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन, तो पीएस मान लो इसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास है 631.9 mm ऑफ Hg। अब आपको निकालना है बाबू मोलालिटी। क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। कर सकते हैं। पी नॉट कितना हो गया बाबू, तो 639.70 माइनस पी एस आपके पास कितना हो गया 631.9 डिवाइड बाई 639.70 इज इक्वल टू मोलालिटी आपको चाहिए। और बेंजीन का अगर आप मॉलिकुलर मास देखते हैं, बरछक 72 और फिर हो गया 6, यानी कि 78 ग्राम पर मोल आ गया बेंजीन का मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, इनटू क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। कर सकते हैं। या फिर इसी को अगर सॉल्व कर ले हम लोग तो क्या लिख सकते हैं 639.70 माइनस 631.9 डिवाइड बाई 639.70 इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू, इसको सॉल्व करें कितना मिल जाएगा, तो 0.078 ले सकते हैं। जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये वाला अगर माइनस करोगे आएगा 7.8 डिवाइड बाई 639.70 इज इक्वल टू हो गया मोलालिटी इंटू 0.078। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
तो 7.8 डिवाइड बाई 639.70 इंटू 0.078 इज इक्वल टू हो गया आपका मोलालिटी। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो मोलालिटी आ जाएगा 0.156 मोलर। कितना आ जाएगा? 0.156 मोलर आ जाएगा। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि अट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास वेट ऑफ यूरिया गिवन है बाबू, WA मान लो इसको, ये कितना है? तो 0.60 ग्राम है ना, और साथ में 360 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, यानी WB आपके पास कितना है? तो 360 ग्राम दिया गया है कि नहीं? तो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 35 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दैट इज P नॉट, मान लो कितना? 35 mm ऑफ Hg जो क्वेश्चन पर गिवन है। आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चाहिए, दैट इज डेल्टा P कितना होगा ये आपको पता चलना है। तो हम लोग एक चीज तो पढ़ चुके हैं ना कि डेल्टा P नॉट, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो पढ़े हुए हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ऐसे लिख लो Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb लिख लो आप इसको। अरे है ना भाई। अब देखो क्या करो, सबसे पहले Na को फाइंड आउट कर लो। Na बराबर क्या होगा? तो WA बाई M, वेट ऑफ यूरिया गिवन है 0.60, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? 60 होता है। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप NB कैलकुलेट करेंगे तो NB कितना है आपके पास? 360 बाई 18 हो जाएगा, यानी कि 20 मोल हो जाएगा। ये कर सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पे आप पुट करके चलिए, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, अच्छा Na आपके पास कितना आ चुका है? 0.01 आ चुका है, तो यहाँ पे लगा लो 0.01 डिवाइड बाई 0.01 प्लस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कर सकते हैं। अब सिंपल सॉल्व करें इसको, डेल्टा P अपॉन P नॉट कितना है बाबू? देखो तो दैट इज 35, कितना है? 35 है। 0.01 डिवाइड बाई 20.01 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाई 20.01 इंटू होगा 35, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका निकल करके आएगा 0.017 mm ऑफ Hg। कर सकते हैं। ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। तो आप यहाँ पे लिख लो वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, इसको मान लो P नॉट, जो क्वेश्चन में गिवन है 185 टॉर। ठीक है, आगे बढ़ो। When 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सबस्टांस वाज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, नॉन वोलाटाइल सबस्टांस को 100 ग्राम एसीटोन में घुला दिया जा रहा है, तब घुलाने के बाद तो सॉल्यूशन बन गया ना। देन इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टॉर। तो आप कह सकते हैं क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज PS, ये कितना हो गया? 183 टॉर हो गया। साथ में वेट आपके पास दिया गया है कितना बाबू? 1.2 ग्राम। आपको मॉलिक्यूलर मास पता करना होगा। हमारे पास WB वेट ऑफ एसीटोन दे दिया गया 100 ग्राम, दिस इज 100 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसीटोन आपको पता है कितना होता है? दिस इज 58 ग्राम पर मोल होता है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला इस्तेमाल कर लूँ, दैट इज P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू WA डिवाइड बाई MA इंटू MB डिवाइड बाई क्या होगा? WB होगा। हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं इसके बारे में। सारे वैल्यूज को अगर आप पुट करके चलते हैं, P नॉट कितना हो गया? 185 माइनस हो गया 183 बाई 185 हो गया इज इक्वल टू WA कितना है बाबू? तो 1.2 मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है, और MB आपके पास कितना हो जाएगा? एसीटोन वाला हो गया 58 बाई हो जाएगा 100 हो जाएगा। कर सकते हैं। अब ये 2 पॉइंट उड़ा दो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 जीरो हटाने के बाद। अब इसको सॉल्व करके देखें, यहाँ पे हो गया 2/185 इज इक्वल टू 1.2 इंटू MA इंटू क्या हो जाएगा बाबू? तो 0.58 हो जाएगा।
कर सकते हैं। देयरफॉर MA बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1.2 इंटू 0.58 इंटू 185 डिवाइड बाई क्या हो गया 2 हो गया, तो ये 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 64.3 ग्राम पर मोल आप ले सकते हैं। यानी राउंड फिगर अगर आप लेकर के चलें लगभग आप 64 ग्राम पर मोल मान के चल सकते हैं। देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन गिवन है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम पानी में घुला दिया जा रहा है ना। तब क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बन गया ना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये आपको पता करना है। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो दिया नहीं है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अगर नहीं दिया है तो 1 ATM पर कितना टॉर होगा ये सोच करके चलो, क्योंकि सर टॉर के फॉर्म में निकालना है। तो 1 ATM में कितना टॉर होता है, 760 टॉर होता है ना। यानी कि आप वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सोच सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज P0, ये कितना सोच सकते हैं सर, 760 टॉर सोच के चल सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, PS आपका कितना होगा। अगर वेट ऑफ ग्लूकोज देखे बाबू तो मोल पता कर लो पहले, तो WA अपॉन क्या हो गया MA हो जाएगा। WA हो गया बाबू 18, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 यानी 1/10 हो गया। और अगर उसी तरीके से NB को फाइंड आउट करें तो WB अपॉन क्या होगा MB होगा। WB कितना 178.2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है तो 18 हो जाता है। नाउ रॉल्स लॉ क्यों इस्तेमाल कर लें, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई क्या होगा तो NB हो जाएगा। सारे वैल्यूज को जरा पुट करके चले आप, P0 हो गया आपके पास 760 माइनस हो गया PS डिवाइड बाई हो गया बाबू 760। NA की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना, 1/10 हो गया डिवाइड बाई। NB के जगह पे क्या लिख सकते हैं 178.2 बाई 18, 178.2 बाई हो गया 18, 18 किधर चला जाएगा ऊपर, 760 माइनस PS डिवाइड बाई 760 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 18 अपॉन क्या होगा 178.2 होगा। ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 760 माइनस PS डिवाइड बाई 760 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 1782 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 माइनस PS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 18 अपॉन 1782 इंटू क्या होगा 760 हो जाएगा। अब PS को उधर कर लो तो PS बराबर क्या हो गया 760 माइनस 18 बटा 1782 गुने 760। इसको जरा सॉल्व करके देख लो कितना आ जाता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है 752.4, 752.4 mm ऑफ Hg आ जाएगा। करके देख लेना है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट A, B एंड C। 3 अलग अलग सॉल्यूट है और तीनों का वजन कितना दिया गया 10 ग्राम दिया गया। A का भी 10 ग्राम, B का भी 10 ग्राम और C का भी 10 ग्राम। आगे कह रहा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्यूट आर इन द ऑर्डर। इन तीनों सॉल्यूट में आपको RLVP को अरेंज करना है कि किसका RLVP ज्यादा होगा किसका RLVP कम होगा। आगे दिया गया गिवन मोलर मास ऑफ A 100 ग्राम पर मोल, B है 200 ग्राम पर मोल और C दिया गया 10,000 ग्राम पर मोल। और ये JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा आओ जरा जानना। सबसे पहले आप एक काम करो, जैसे P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 दिस इज RLVP, ये किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन को कंपेयर कर लेते हैं तो वही आपका रिलेशन किसका हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हो जाएगा। तो तीनों कंपोनेंट का हम लोग सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो वाटर का अमाउंट दिया गया 180 बाई हो गया 18, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10 मोल। ये हमारे पास वाटर का मिल चुका है, ठीक ना। अब सबसे पहले ए कंपोनेंट का आप सोचो, ए कंपोनेंट का वेट हमारे पास कितना है बाबू 10 ग्राम ही है, बी का भी 10 ही है और सी का भी 10 ही है ना।
तो इसका अगर मोल पता करो पहले, Na डैश में लेके चल रहा हूं, तो WA डैश बाई क्या होगा, मॉलिकुलर मास ऑफ A डैश। WA डैश कितना होगा वो देखो तो 10, और मॉलिकुलर मास कितना सोचना है 100। सॉल्व कर लेंगे, आएगा 0.1। अब इसके अकॉर्डिंग मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करूँ, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, Na डैश डिवाइड बाई Na डैश प्लस क्या होगा, Nb होगा। Na डैश हो गया 0.1 डिवाइड बाई 0.1, और वाटर का कितना आ चुका है मोल, 10 आ चुका है। सॉल्व कर लेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई होगा 10.1। ये पहले का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, या पहले का RLVP आपको पता चल गया। सिमिलरली बी अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें निकालना है Nb डैश, फॉर्मूला जानते हैं, WB डैश अपॉन होगा Nb डैश। WB डैश कितना हुआ बाबू, 10 ग्राम। 10 ग्राम, मॉलिकुलर मास हो गया 200। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, क्या मिल गया हमारे पास, 0.05 आ जाएगा। कि किसका मोल आ चुका है, बी कंपोनेंट का मोल आ चुका है। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो आप, XB, एक्स से लिखा गया सॉरी, तो XB इज इक्वल टू क्या होगा, तो NB डैश डिवाइड बाई NB डैश प्लस क्या लेके चलेंगे, NB लेके चलेंगे। तो NB डैश आ चुका है 0.05, ठीक, डिवाइड बाई 0.05, और NB हमारे पास कितना हो चुका है बाबू, 10 हो चुका है। सॉल्व कर लो, 0.05 बाई 10.05 आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखें जरा, अब एक काम करो, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्या रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 हो गया, और नीचे डिवाइड करेंगे तो 20.10 हो गया। अब जरा सोच के देखो, मैं A और B को अगर कंपेयर करता हूँ, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर बड़ा होता है तो वो वैल्यू छोटी होती चली जाती। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10.1 है और यहाँ पे 20.1 है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब रिजल्ट आपको ये पता चल गया कि B से बड़ा क्या है सर, A है। किसका, XA का वैल्यू, या फिर मोल फ्रैक्शन आप सोच सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में A बड़ा हो गया किससे कंपेरिजन में, B के कंपेरिजन। अब C को भी जरा चेक कर लो, तो C निकालते हैं NC डैश से। कैसे निकालेंगे, WC डैश अपॉन MC डैश। WC भी कितना लेके चलना है, 10 ग्राम, और मॉलिकुलर मास कितना दिया गया है, तो 10,000 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके चलें तो 0 से 0 कटेगा हमारा, सॉल्व कर लेंगे, आएगा 0.001, ये मोल आ गया आपके पास। नाउ XC निकाल लेंगे, NC डैश अपॉन क्या होगा, NC डैश प्लस NB हो जाएगा। NC डैश हो गया 0.001 डिवाइड बाई 0.001, और NB आपके पास कितना हो गया सर, तो 10 मोल हो गया। सॉल्व करके देख लो, 0.001 डिवाइड बाई हो गया 10.001, कर सकते हैं। अब जरा इसको सॉल्व करके ऊपर में 0.1 ही लेकर के आ जाता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट को अगर उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऐसा सोच लो आप, है ना। अब देखो, इस 0 को हटाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट कर दो, और 1 0 को हटा के पॉइंट यहाँ पे लगा दो। मतलब कितना आ गया, 0.1 डिवाइड बाई 0.1 आ सकता है। अब देखो इन तीनों में कंपेयर करो, तो 10.1, 20.1 और 1000.1, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू दिख रहा है डोमिनेटर में, ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी। मतलब A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, उसके बाद B, और उसके बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और जो मोल फ्रैक्शन का ऑर्डर होगा वही तो आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग RLVP किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के बराबर होता है। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है, A, B एंड C, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे एक और क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया गया है बाबू, दैट इज P0। क्वेश्चन में गिवन है 23.8 mm ऑफ Hg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस पीएस कितना होगा ये आपको पता है। साथ में हमारे पास यूरिया का वेट दिया गया 50 ग्राम और वाटर का वेट दिया गया 850 ग्राम।
तो यूरिया के लिए WA बना लो, दिस या 50 ग्राम, और वाटर के लिए बना लो आप 850। मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया आपको पता होगा कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल, और मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर भी आपको पता होगा 18 ग्राम पर मोल हो जाता है। अब दोनों को डिवाइड करके पहले मोल निकालो, Na इज इक्वल टू 50 अपॉन क्या होगा 60, यहाँ पर Nb इज इक्वल टू 850 अपॉन क्या होगा तो 18 हो जाएगा। तो बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.83, और इसको अगर सॉल्व करेंगे आएगा 47 पॉइंट, कितना आ जाएगा 47 पॉइंट। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा लो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। कर सकते हैं। अब आप सिंपल सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। P0 कितना हो गया बाबू 23.8, PS आपको पता करना है, P0 हो गया 23.8 इज इक्वल टू Na हमारे पास कितना है तो 0.83, Na हो गया 0.83 और Nb कितना हो गया बाबू तो 47.2 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा, इस वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से आता है 0.017, कितना आता है 0.017। अब PS निकाल लो आप डायरेक्ट, सिंपल सा है, 23.8 माइनस PS इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। ठीक है, अब PS को इधर करके बाकी सबको इधर कर दो, तो 23.8 माइनस क्या हो गया 0.017 इंटू 23.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PS हो जाएगा। देयरफॉर अगर आप PS निकाल लेते हैं तो ये निकल करके आएगा बाबू 23.4 mm ऑफ Hg आ जाएगा। ये तो आपके पास PS पता चल जाएगा। अब PS निकालने के बाद अब RLVP निकाल लो। RLVP कैसे निकालते हैं, P0 माइनस PS डिवाइड बाई हो गया P0। P0 कितना है बाबू देखो तो 23.8, PS आपको पता चल चुका है कितना 23.4 डिवाइड बाई हो जाएगा 23.8। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.017। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास दिया गया 40 ग्राम पर मोल, आप ले लो ऐसा WA, ये आपको पता करना है। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू 40 ग्राम पर मोल है। ये किसके लिए बात आप कर रहे हो, सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास एक सॉल्वेंट दिया गया है, और सॉल्वेंट जो है आपके पास ऑक्टेन के फॉर्म में दिया गया है, देख लो, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का वेट गिवन है 114 ग्राम, और मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्टेन देखेंगे तो ये भी होता है बाबू 114 ग्राम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, उसकी वेपर प्रेशर कितनी रिड्यूस हो जा रही है 80% रिड्यूस हो जा रही है ना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान लो ऐसा P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू MB डिवाइड बाई क्या होता है WB होता है। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं सर। अब ऐसा करो कि 80% बोल रहा है ना सॉल्यूशन तक, तो आप मान के चलो स्टार्टिंग में 100% हुआ होगा, तो सॉल्वेंट को बना लो आप 100%, तो रिड्यूस करके कितना हो गया 80%, और स्टार्टिंग वाला फिर से कितना हो गया 100% इज इक्वल टू WA आपको पता करना है, मॉलिकुलर मास कितना है 40 दिया गया है, MB हमारे पास कितना है 114, WB हो गया आपके पास 114। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन क्या लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू WA अपॉन क्या होगा 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देयरफॉर WA बराबर कितना मिल जाएगा 8 ग्राम मिल जाएगा। कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm ऑफ Hg। आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया गया दैट इज P0, आपके पास है 17.535 mm ऑफ Hg। आगे क्या कह रहे हैं,
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 Kelvin when 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि ग्लूकोज को आप जैसे पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन बन गया ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको पता करना है, यानी पीएस कितना होगा ये आपको पता करना है। हमारे पास दो कंपोनेंट था, एक था ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट की तरह सोच लो, और एक है सर हमारे पास वाटर जो आप सॉल्वेंट की तरह सोच लो। WA इसका गिवन है कितना, 25 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आपको पता है कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, वाटर अगर आप देखते हैं तो WB ये हो गया आपके पास 450 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया सर कितना, 18 ग्राम पर मोल। अब जरा यहां से मोल निकाल लो पहले। Na इज इक्वल टू क्या हुआ, WA/M। WA 25, मॉलिक्यूलर मास हो गया 180। सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.139। ठीक है, उसी तरीके से आप NB फाइंड आउट कर लो। NB क्या होता है, WB/MB होता है, दैट इज 450 अपॉन क्या हो गया, 18 हो गया। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो ये आ जाएगा बाबू 25 मोल। कितना आ जाएगा, 25 मोल। अब क्या करो, फॉर्मूला इस्तेमाल करो आप, कौन सा, रॉल्स लॉ वाला, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस N। सिंपल है ना। P0 कितना है बाबू, देखो तो 17.535 माइनस PS आपको पता करना है 17.535, यहां पर भी हो जाएगा। Na आपके पास कितना हो गया बाबू, 0.139 डिवाइड बाई 0.139 प्लस NB आपके पास कितना है, तो 25 है। कितना है, 25। सॉल्व करें जरा, तो 17.535 माइनस PS डिवाइड बाई 17.535 इज इक्वल 0.139 डिवाइड बाई 25.139। इसको सॉल्व करके देखें कितना आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.0055। ठीक ना, इसको आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना, तो आएगा 17.535 माइनस PS, इसको ले जाओ इधर तो 0.0055 इंटू 17.535 आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो लिख सकते हैं 17.535 माइनस PS इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा, तो 0.096 आ जाएगा यहाँ पे। अब PS आप निकाल लो, यहाँ से PS कितना आता है, यह आ जाएगा आपके पास 17.44 mm ऑफ Hg। कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के करोगे ना कैलकुलेशन को, तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो इसको, फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। आज की क्लास में हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में बात किए, जिसमें एक केस जो है आपके पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसके बारे में हम लोग बात किए। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ का ही एक और पार्ट जो वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। और आज के जो क्वेश्चंस थे हम लोग के पास, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आप इन सारे क्वेश्चन को घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करना, और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज के माध्यम से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर लेक्चर आपको पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर जरूर करिए, ताकि उन लोग तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।